नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 135 एवं 136। अगली सुबह मुकुल की आवाज़ से धानी की नींद खुलती है। दीदी, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है? देखिए ना 10 बज चुके हैं, आपको बुखार है क्या? मुकुल चिंता भरी आवाज़ में पूछता है। अमूनन धानी सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी और अपनी ठाकुर जी की सेवा में लग जाती थी। घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन आज सुबह के 10 बज चुके थे, धानी का कुछ अता-पता नहीं था। रात में हो रहे दोनों के झगड़े की आवाज़ मुकुल के कानों में भी सुनाई दिया था, लेकिन उसकी ना इतनी हिम्मत थी, ना ही इतनी हैसियत थी, जो दोनों के झगड़े के बारे में पूछ सके। धानी उठकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुकुल भैया, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रात को धानी के लड़खड़ाते हुए कदम देखकर मुकुल को भी शक हो चुका था। दीदी, हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं। उसे पीते ही आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आपके सर कहाँ हैं? ऑफिस चले गए हैं? 10 बजते हुए देखकर धानी को आशंका होता है। हाँ, सर तो सुबह 6:30 बजे ही चले गए। क्या? इतनी जल्दी? उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया होगा? नहीं। हे भगवान, हम भी इतनी देर तक सोते रह गए। नहीं दीदी, उन्होंने कॉफ़ी पिया था और आप शायद नशे की वजह से सोई रह गई। नशा? हमने नशा किया था? वो दीदी माफ़ कर दीजिए, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। सर को मत बताइएगा, हम नींबू पानी लेकर आते हैं। मुकुल को डर लग गया था। वैसे ही नीरज उसे धानी के कमरे में आने से मना कर रखा था, जब वो अकेले उसके कमरे में ना जाए, लेकिन धानी की चिंता उसे खींच कर ले आती है। अब वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। धानी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। आंख बंद करके रात की बात याद करने की कोशिश करती है। थोड़ा जोर देने पर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है, और जैसे ही आखिरी में उसे थप्पड़ मारना याद आता है, हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। हे ठाकुर जी, ये हमसे क्या हो गया? इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? हमने हमने इन पर हाथ उठा दिया। अब हम क्या करें? हमने अपने पति पर हाथ उठाया। पति तो परमेश्वर होते ना। हे भगवान, ये कैसा पाप करा दिया हमसे। अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? लेकिन उन्हें भी क्या जरूरत है उन लड़कियों से मिलने की? इनको पता है ना, इन्हें किसी और के साथ देखकर हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी गोंद की तरह इनके साथ लड़की चिपकती रहती है। लेकिन जो भी हो, हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये तो हमसे बड़े हैं ना, गलत करने पर मार सकते हैं। धानी को नीरज का मारा हुआ थप्पड़ भी याद आ जाता है, और वो हालात भी याद आ जाता है जिसमें नीरज को गुस्सा होना जायज़ था। अब हम क्या करें? इनका तो महादेव वाला तीसरा नेत्र खुल गया होगा। मम्मी जी, मम्मी जी बता सकती है हमें क्या करना है? दीदी लीजिए नींबू पानी। मुकुल नींबू पानी लेकर आता है। धानी एक ही घूंट में खाली कर देती है और जल्दी से बेड पर से उतरते हुए अलमारी में से कपड़ा निकालते हुए बाथरूम में घुस जाती है। पूजा करते हुए बार बार ठाकुर जी से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। जिस परिवेश में वो पली थी, पति पर हाथ उठाना उसके लिए सामान्य नहीं था, लेकिन पत्नी कभी भी अपने पति पर हाथ नहीं उठाती थी, चाहे पति कितना भी गलत हो। पति परमेश्वर होता है और भगवान के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। यही सब उसे सिखाया गया था। पांडे निवास में भी सागर को वो भगवान की तरह ही पूजती थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ नहीं करती थी, और अभी भी वो इस पाप की प्रायश्चित के लिए कुछ भी कर सकती थी। मन ग्लानि से भर रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वक्त फिर से वापस नहीं आ सकता है था। पूजा करते करते अपने ठाकुर जी से हजारों दफ़ा माफ़ी मांग चुकी थी। इधर नीरज अपने गुस्से में ऑफिस में सबके ऊपर कहर बरसा बरसा रहा था। धानी का गुस्सा अपने एम्प्लॉय पर उतार रहा था।
एक एक कर सबकी छोटी छोटी गलती निकालते हुए कटघरे में खड़ा कर रहा था और कितनों का ऑफिस का बाहर का रास्ता दिखा चुका था। आधे तो लेट आने के चक्कर में बाहर जा चुके थे, क्योंकि आज सुबह सुबह नीरज 7 बजे ऑफिस आकर बैठ गया था। जिस दिन से धानी के साथ आया था हमेशा 10 बजे के करीब पहुंचता था। 9 बजे से ऑफिस टाइमिंग होती थी, सब लेट सेट आते आते 10 बजे तक पहुंच जाते थे, इसलिए उसके गुस्से के शिकार होने से बच जाते थे। लेकिन आज तो सबकी क्लास लगी पड़ी थी। ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, इसे देखकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट हो गया। नीरज गुस्से से लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ईशान? सॉरी सर, मैं दोबारा बना कर ले आता हूँ। मीटिंग रूम में दोबारा बनाने का तुम्हें चांस मिलेगा? नहीं ना, तो फिर मेरे सामने दोबारा चांस क्यों मांग रहे हो? ऐसे तुम एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो? सॉरी सर। सॉरी माय फुट, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? अभी तक मिस्टर मतरा। तभी ईशान का मोबाइल बजने लग जाता है, जिसे सुनकर ईशान अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। नीरज गुस्से से उसे घूरता है। पहले तो तुम अपना मोबाइल दो। मोबाइल के चक्कर में तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है। कल से मोबाइल यहाँ जमा करके अपना काम करोगे और जाते टाइम मोबाइल लेकर जाना। ओके सर। ईशान अपने जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। मोबाइल के साथ साथ पर्स भी निकलते हुए नीचे गिर पड़ता है। पर्स में अभी भी किसी की तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर नीरज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ईशान झुककर अपना पर्स उठाने लगता है, उससे पहले नीरज उसका पर्स उठा लेता है और पर्स बंद हो जाता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना, उसी दिन मना किया था ना ये एक तस्वीर रखने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखने की? सॉरी सर, लेकिन क्या लेकिन? खुद को समझते क्या हो जो मेरी बहन की तस्वीर अपने पर्स में रखकर घूमते हो? निकालो अभी कभी से। नीरज पर्स खोलते हुए उसके सामने टेबल पर पटक देता है। निकालो। बोलते बोलते उसकी जुबान रुक जाती है जब पर्स को देखता है। ईशान की फैमिली फोटो उसके पर्स में लगी हुई थी। सर, तब से मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जिस दिन कहा था उसी दिन मैंने तस्वीर को निकाल दिया था। अब तो आपकी बहन की सगाई भी हो गई है, मैं क्यों उसे बदनाम करने के लिए उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखूंगा? सगाई का नाम सुनकर नीरज का खून गुस्से से और जल उठता है। तुम्हें ये बकवास करने के लिए सैलरी मिलती है? नहीं सर। उठाओ ये फाइल और जाओ करेक्शन करके लाओ। जी सर। ईशान फाइल लेकर चला जाता है। नीरज अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह जब उसकी नींद खुली थी तो खुद को चेयर पर सोए हुए पाया था। खुद को चेयर पर देखकर एक पल को चौंक गया था, लेकिन जैसे ही रात वाली बातें याद आती है आंखें और गहरी हो जाती हैं। धानी की कही हुई एक एक बात याद आती है। आधे अधूरे कपड़े और काले कपड़े वाली अप्सरा को पहचानते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है कि धानी किसे देखकर इतना भड़की थी। धानी ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि उसे उन दोनों ने भड़काया है। बार बार उसे ही ब्लेम कर रही थी। दोनों उसके पास क्यों आए? गुस्से में अपने जेब टटोलता है मोबाइल निकालने के लिए, लेकिन जेब से मोबाइल नदारद थी। तभी उसे ध्यान आता है धानी के गुस्से का कारण मोबाइल की भी बलि चढ़ चुकी थी। लैंडलाइन उठाते हुए नकुल को नया फ़ोन लाने के आदेश देता है। कमरे में तैयार होने के लिए निकल जाता है तो एसी चलने के कारण धानी बेड के कोने पर सिकुड़कर सो रही थी और कंबल नीचे गिरा हुआ था। नीरज कंबल उठाने के लिए बढ़ा था, लेकिन गुस्सा भरा हुआ मन यह करने से इनकार कर देता है। अपने अलमारी में से कपड़े निकालते हुए बाथरूम में घुस जाता है। शीशे के सामने खड़े होकर नीरज तैयार हो रहा था। ना चाहते हुए भी सोए हुए धानी की तरफ उसकी नज़र जा रही थी। उसे ठंड से सिकुड़ते हुए देखकर टाई पहनते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं। लंबी लंबी डग भरता हुआ उसके पास आता है, नीचे से कंबल उठाकर लगभग उसके ऊपर फेंक देता है। धानी कंबल को
अपने हाथ से गाल के नीचे दबाते हुए ओढ़कर मासूम सा शक्ल बनाकर सो जाती है। शक्ल देखकर कोई कह सकता है कि लोगों को इतना तेज थप्पड़ भी मार सकती है। मैं मैं बहुत बुरा इंसान हूँ ना। हाँ, हूँ मैं बुरा, क्योंकि अच्छाई का ढोंग करके मुझे अच्छा बनना नहीं आता है। हूँ मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। खुश रहो अपने फौजी साहब की यादों के साथ। कोई मतलब नहीं रखूंगा तुमसे। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे चाय कॉफ़ी के लिए पूछता रह जाता, लेकिन बिना जवाब देते हुए निकल जाता है। मैं आई कम इन सर? दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर नीरज वर्तमान में वापस आता है। कमिंग। सर, मिस्टर किरोड़ीवाल आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। साथ में कॉफ़ी और सैंडविच भी भिजवा देना। जी सर। पीयूष सर झुकाते हुए चला जाता है। नीरज फिर से अपने मास्टरमाइंड लेकर अपने बिजनेस में घुस जाता है। धानी को यादों से निकालने के लिए यही सबसे बेहतर रास्ता था, और अब उसे जल्द से जल्द अपने पिता को बर्बाद करना था। सब कुछ जल्द से जल्द करना था, क्योंकि रिया और देवेश की शादी को अब बस 1 ही महीना बच गया था, और इस 1 महीने के अंदर उसे हर हाल में अरविंद सक्सेना को कंगाल करना था। हेलो हेलो मम्मी जी, प्रणाम। क्या हुआ धानी, रो क्यों रही हो? धानी सुबकते हुए आराधना जी को प्रणाम करती है। कुछ कहा नीरज ने? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हाँ मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, गुनाह हो गया है। क्या हो गया है? पहले रोना बंद करो। आराधना जी अपने अगल बगल देखती है, कहीं अरविंद जी तो नहीं है। हॉल में बैठी हुई थी इस वक्त। दोपहर का समय था, लेकिन जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। वैसे तो अरविंद जी का आने का समय नहीं था, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आराधना जी अपना फ़ोन लेकर कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है, ताकि कोई कमरे के अंदर ना आ सके और उनकी बात ना सुन सके। बताओ क्या हुआ? तुम दोनों तो कल रात पार्टी में गए थे ना, वहाँ पर कुछ हो गया क्या? वहाँ किसी ने कुछ कहा तुमसे क्या? हाँ मम्मी जी, कल हम लोग जलसे में गए थे, और फिर वहाँ पर। धानी एक एक बात करके पूरी राम कहानी आराधना जी को बता देती है। आराधना जी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। कहाँ वो दोनों को हंसी खुशी साथ रहते देखते हुए एक सपना देख रही थी, और कहाँ दोनों मारपीट कर रहे थे। मम्मी जी, हमारा सोच सोच कर हाथ पैर फूल रहा है। कैसे हमसे इतना बड़ा पाप हो गया? हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। आप वहाँ मंदिर जाकर पंडित जी से पूछकर बताइए ना, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? आप जल्दी से पूछकर बताइए हमें। धानी धानी पहले शांत हो जाओ। और तुमने कोई पाप नहीं किया है। अगर पत्नी को अधिकार नहीं है पति पर हाथ उठाने का, तो पति को भी अधिकार नहीं है पत्नी पर हाथ उठाने का। लेकिन तुम दोनों ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। वो भी आवेश बस कर दिया, और तुमने भी नशे में गुस्से में कर दिया। इसलिए कोई पाप नहीं है, खुद को शांत करो। और ये पाप पुण्य से बेहतर है कि नीरज पर ध्यान दो। गुस्से से भरकर बैठा होगा, उसे कैसे मनाना है उसका रास्ता खोजो। आराधना जी की बात सुनकर धानी भी सोच में डूब जाती है। लेकिन मम्मी जी, गलती तो उनकी भी थी ना। उन्हें क्या जरूरत थी उन लड़कियों सबसे मिलने की? और आपको पता है वो सब भी कितना जानती हूँ उन लड़कियों को। मतलब नीरज से ज़्यादा जानती हूँ लड़कियों को, या नीरज से ज़्यादा समय बिता लिया उन लड़कियों के साथ? नहीं मम्मी। तो फिर क्यों दूसरों के बाद में आकर अपने घर में आग लगा रही हो? हम समझे नहीं मम्मी जी। तानी, तुम दोनों की शादी को अब 5 महीने होने को आए हैं। 5 महीने में अपने पति को जान नहीं पाई हो, जो 2 घड़ी में उस लड़की की बात पर विश्वास कर लिया। आराधना जी की बात सुनकर धानी सोच में पड़ जाती है। बेटा सोचो, जो तुम्हारी सहमति का इतना मान दे रहा है, क्या तुम्हें धोखा दे सकता है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि कभी उसने कुछ गलत नहीं किया होगा,
लेकिन अब वो गलत नहीं कर रहा है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जब वो खुद अपने मुँह से कह रहा है, तब तो वो बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो गलत छिपाने वालों में से नहीं है, जो करता है सीना ठोक कर कहता है। और क्यों हर बात में हमारे पास आने की धमकी देती हो? आराधना जी को इस बात पर गुस्सा आ गया था धानी की बात सुनकर। उससे रिश्ता है तभी हम सबसे रिश्ता है। हम उसके माँ बाप हैं तभी तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर उससे रिश्ता खत्म कर लोगी तो हमसे तुम्हारा रिश्ता क्या बच जाएगा? मम्मी जी, आप हमें अपना नहीं मानती हैं? हाँ बेटा, तुम तो हमारी बेटी हो, लेकिन वो भी तो हमारा बेटा है ना। कैसे तुम दोनों को अलग होते हुए देख सकते हैं? विश्वास रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। जितना अपने पति पर विश्वास करोगी, जिंदगी उतनी सुखी और सफल होगी। और हाँ, एक बात और, सागर बहुत अच्छा इंसान था, और बहुत अच्छा इंसान सबके दिल में रहता है, लेकिन उसकी तुलना नीरज से कभी मत करो। सोचो, जब तुम्हें उसके आसपास किसी लड़की को देखकर इतना गुस्सा आता है, तो उसे कितना आता होगा तुम्हारे मुंह से सागर का जिक्र सुनकर। अगर नीरज तुम्हारे सामने किसी लड़की का तारीफ करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं मम्मी जी। तो फिर सागर का जिक्र उसके सामने क्यों करती हो? धानी वो दुनिया में रहकर भी तुम दोनों के बीच दीवार बन जाएगा, जिसके कारण तुम खुद होगी। सागर तुम्हारा बीता हुआ कल है, और नीरज नीरज तुम्हारा आज है और भविष्य है। कभी आज और भविष्य की तुलना बीता हुआ कल से नहीं करते हैं। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? इतनी समझदारी की उम्मीद तो तुमसे कर ही सकते हैं। जी जी मम्मी जी, लेकिन अब हम क्या करें, हमसे तो गलती हो गई। कुछ नहीं, शाम को अच्छे से तैयार रहना, और जब वो आए तो जैसे सामान्य रहती हो उसी तरीके से बात करना, और थोड़ा प्यार से करीब होते हुए मनाना। प्यार करना तो हमें आता ही नहीं है ना मम्मी जी। आराधना जी दोबारा अपना सिर पीट लेती है। लगता है मेरा पोता पोती का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ कहा आपने मम्मी जी? धानी, जैसे वो तुमसे प्यार करता है तुम भी उसी तरीके से करो। लेकिन हम कैसे करेंगे? वो तो हमें एक हाथ से दबा देते हैं, हम कैसे उन्हें अपने काबू में करेंगे? सच में ऐसी निराली बहू मुझे ही मिली है। बेटा, कोशिश करने से तो सब होगा ना। ये सब करोगे तभी तो हमारे पोता पोती आएंगे। आप भी ना मम्मी जी, हम रख रहे हैं। अरे अरे रुको धानी। धानी शर्माते हुए फोन रख लेते हैं। अब अब हम उन्हें मनाना है, लेकिन वो मानेंगे कैसे? वैसे तो हमेशा गुस्से में घूमते रहते हैं, अब तो और उन्हें गुस्सा आ गया होगा। हमने भी कैसे उन पर हाथ उठा दिया ना। धानी अपने हाथों को देखते हुए सोचती है, सब इस हाथ की गलती है। बताओ, इन पर हाथ उठा दिया। रात को उनका मनपसंद खाना बनाएंगे। मम्मी जी कहती है, अच्छा खाना खिलाने से इंसान का मन खुश हो जाता है, और मन खुश हो जाएगा तो हमें माफ़ भी कर देंगे। लेकिन क्या सच में हमें माफ़ करेंगे? धानी नीरज के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इधर नीरज अपने मीटिंग में लगा हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर किरोड़ीवाल। नीरज पेपर साइन करते हुए मिस्टर किरोड़ीवाल से हाथ मिलाते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन मिस्टर सक्सेना, एक प्रॉब्लम है। बताइए। कंपनी का शेयर पूरी तरीके से तुम्हारे तभी हो सकते हैं जब तुम इस कंपनी को किसी के चंगुल से छुड़ा सकोगे। क्या मतलब? मिस्टर सक्सेना, एक कंपनी का ब्रांच बेंगलुरु में भी है। वहाँ पर एक लोकल बिजनेसमैन इस पर कब्जा जमा कर बैठ गया है। मैं अकेले कहाँ कहाँ संभालूं? बच्चे विदेश में जाकर बैठ गए हैं। उन्हें अपने बिजनेस से ना ही मुझसे कोई लेना देना है, और मैं इस उम्र में उसके साथ भिड़ नहीं सकता हूँ। अपनी पत्नी के साथ शांति का जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने शेयर्स भी नहीं बेच रहा हूँ।
किसके लिए बचा कर रखूं जब मेरे बच्चे ही मुझसे मतलब नहीं है, इसलिए तुम उनके चंगुल से निकालना होगा। डोंट वरी मिस्टर किरोड़ीवाल, मुझे अपना हक किसी के हलक से भी निकालना आता है। मैं निकाल लूँगा, लेकिन बदले में आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा। क्या? नीरज उन्हें कुछ समझाता है। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ मिस्टर सक्सेना, किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो फिर मुझे कैसे दिया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कंपनी किसी के चंगुल में है? मैं इतने पैसे देकर किसी के चंगुल में फंसे हुए कंपनी का शेयर क्यों खरीदूंगा? मैं भी धोखाधड़ी का केस कर सकता हूँ आप पर। लेकिन मिस्टर सक्सेना, ये गलत है। आपको मेरी कंपनी की कंडीशन पता था पहले ही, लेकिन आपने पेपर वर्क के साथ तो मुझे नहीं बताया था ना। नीरज अपने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोलता है। मिस्टर किरोड़ीवाल, चुपचाप मेरी बात मान लीजिए। फायदे में आप ही रहेंगे, बदले में 50 करोड़ दे रहा हूँ। अब देख लीजिए आप। मिस्टर किरोड़ीवाल अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते थे, इसलिए खामोशी से नीरज की बात मान जाते हैं। ईशानी, मेरी एक रेड कलर की फाइल थी। मैं रात में काम कर रहा था। तुमने देखा है कहाँ पर रखी हुई है? शरद कमरे में आते हुए बोलता है। ईशानी हड़बड़ाकर अपने हाथ पीछे कर लेती है। क्या हुआ, डर क्यों गई? कु, कुछ नहीं, मैं ढूंढ कर आती हूँ आपकी फाइल। आप नीचे चलो, चाय पानी पी लो, मैं लेकर आती हूँ। ईशानी की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं नहीं, कुछ 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 तो नहीं। तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो? नहीं शरद, कुछ भी नहीं है। तो फिर दिखाओ अपना हाथ। शरद उसके पास पहुंचते हुए बोलता है। कहा ना शरद, कुछ भी नहीं है। जब नहीं है तो छुपा क्यों रही है, दिखाओ। शरद उसका हाथ पकड़कर पीछे से सामने लाता है। मुट्ठी अभी भी बंद थी। खोलो इसे, क्या है इसमें, दिखाओ। नहीं शरद, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। आपके काम का कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन मैं देख तो सकता हूँ, दिखाओ। शरद उसका मुट्ठी खोलने लग जाता है। थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद शरद मुट्ठी खोल देता है। ईशानी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। मुट्ठी में प्रेगनेंसी किट था। उस पर उभरी हुई 2 गुलाबी लाइन ईशानी की सच्चाई बता रही थी। शरद प्रेगनेंसी किट उठा लेता है। 2 गुलाबी लाइन देखकर हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तो तुम ये छुपा रही थी? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ईशानी, ये सच है। ईशानी मुझे पिंच करो। ये भगवान, मतलब इतनी जल्दी मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा? शरद हंसी खुशी मिलते हुए भाव से बोलता है। ईशानी। शरद खींचकर अपने सीने से लगा देता है। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए छुपा रही थी ना। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया। लेकिन घर वालों को जो पता लगेगा तो कितने खुश होंगे। स्पेशली बड़ी माँ, बड़े पापा, मम्मी पापा, भाई भाभी सब। रिया तो खुशी से पागल हो जाएगी। ओ माय गॉड, थैंक यू ईशानी। शरद खुशी से उसके माथे को चूम लेता है। आज तो मुझे काम है, मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चलो घर में सबको बता देते हैं नीचे, ताकि तुम्हारे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें। और तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखो, कोई लापरवाही नहीं। मुझे अपना बच्चा बिल्कुल हेल्दी और सेफ चाहिए। शरद खुशी से बोलता जा रहा था। ईशानी खामोशी से सुनती जा रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहे थे। चलो नीचे, सबको बताते हैं। शरद उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी के कदम नहीं उठते हैं। क्या हुआ, पैरों में दर्द हो रहा है? एक काम करता हूँ, कमरा ही नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि तुम्हें ऊपर नीचे करने की झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन अभी तो तुम्हें नीचे चलना पड़ेगा। शरद, मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ। शरद बोलते बोलते रुक जाता है। ईशानी की तरफ देखता है, जो बिल्कुल सीरियस थी।
ईशानी, ऐसा मजाक नहीं करते हैं, चलो नीचे। शरद, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या? मैं क्या समझने की कोशिश करूँ? और तुम क्या समझाने की मुझे कोशिश कर रही हो? तुम चाहती हो मैं अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दूँ? शरद की आवाज़ में गुस्सा झलक पड़ता है। हाँ, क्योंकि मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। मेरी उम्र ही कितनी हुई अभी? ओनली 23। इतनी कम उम्र में माँ बनूंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी उम्र की लड़कियां की अभी शादी भी नहीं हुई और मैं एक बच्चे की माँ बनकर बैठ जाऊं? शरद, फैमिली प्लानिंग करने के लिए पूरी उम्र बाकी है। मैं अभी माँ नहीं बन सकती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूँ मैं? हाँ, तुम लोगों के सामने मजाक में बन इसलिए मैं अपने अंश को मार दूँ? ईशानी, हैव यू लॉस्ट? तुम्हें पता है इस खुशी के लिए लोग कितना तड़पते हैं? जिसे भगवान ये खुशी नहीं देते वो मंदिर और मस्जिदों में चप्पल घिसते रहते हैं। और तुम चाहती हो तुम्हारे फालतू से मेंटलिटी के लिए मैं एक नन्ही सी जान का जान ले लूं? पहले मैं तुम्हें नादान समझता था, लेकिन अब तुम मुझे पागल नजर आ रही हो, जो बस दिखावटी दुनिया में जीना चाहती हो। ईशानी, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो। दुनिया वालों के बारे में नहीं, अपने घर वाले के बारे में सोचो। तुम्हें हम लोगों के साथ रहना है। हाँ, मुझे आप लोगों के साथ रहना है, लेकिन मुझे खुद के लिए भी जीना है। कुछ सपने हैं मेरे। मैं अगले हफ्ते से वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, और अब मैं एक माँ बनकर रह जाऊँ? मैंने ऐसी लाइफ नहीं सोची है शरद। मेरे सपने अलग हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ नहीं बनूंगी, लेकिन हर चीज़ की उम्र होती है। मैं 5 साल बाद माँ बनना चाहता हूँ। तब तक मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। ईशानी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का CEO बना दूंगा। हर जगह तुम्हारा नाम होगा। लेकिन इस साल इस बच्चे को दे दो। एक बार अगर ये दुनिया में आ जाएगा ना, तो बड़ी माँ और मम्मी इसे संभाल लेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम माँ बनी हो। तुम फिर ऑफिस जाना, जो मन होगा वो करना। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं शरद, माँ बनने के बाद पहले जैसा कुछ नहीं रह जाता है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए। अगर तुमने मेरे बिना परमिशन का इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम मुझसे अपना हाथ धो बैठोगे, फिर जीना अपनी जिंदगी को खुलकर। शरद। शरद गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला जाता है। ईशानी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यही खत्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। यार जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। थैंक यू।